मालती कुछ नहीं बोली, कुछ खिन्नसी हो गई। मैं फिर नोटबुक की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे ही ध्यान हुआ, मैं आया तो हूँ मालती से मिलने, किंतु यहाँ वह बात करने को बैठी है और मैं पढ़ रहा हूँ। पर बात भी क्या की जाए। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी वश कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ जैसे यह घर, जैसे मालती। मैंने पूछा, तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? मैं चारों ओर देखने लगा कि कहीं किताबें दीख पड़े। यहाँ कहकर मालती थोड़ा सा हंसती। वह हंसी, कह रही थी, यहाँ पढ़े को है क्या? मैंने कहा, अच्छा, मैं वापस जाकर जरूर कुछ पुस्तकें भेजूंगा, और वार्तालाप फिर समाप्त हो गया। थोड़ी देर बाद मालती ने फिर पूछा, आई कैसे हो, लारी में? पैदल? इतनी दूर? बड़ी हिम्मत की। आखिर तुमसे मिलने आया हूँ। ऐसे ही आए हो? नहीं, कुली पीछे आ रहा है सामान लेकर। मैंने सोचा, बिस्तरा ले ही चलूं। अच्छा किया, यहाँ तो बस, कहकर मालती चुप रह गई। फिर बोली, तब तुम थके होगे, लेट जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं थका। रहने भी दो, थके नहीं, भला थके हैं? और तुम क्या करोगी? मैं बर्तन मांज रखती हूँ, पानी आएगा तो धुल जाएंगे। मैंने कहा, वाह, क्योंकि और कोई बात मुझे सूझी नहीं। थोड़ी देर में मालती उठी और चली गई, टिटी को साथ लेकर। तब मैं भी लेट गया और छत की ओर देखने लगा और सोचने लगा। मेरे विचारों के साथ आंगन से आती हुई बर्तनों के घिसने की खनखन ध्वनि मिलकर एक विचित्र एकस्वरता उत्पन्न करने लगी, जिसके कारण मेरे अंग धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे, मैं ऊँघने लगा। एकाएक वह एकस्वरता टूट गई, मौन हो गई। इससे मेरी तंद्रा भी टूटी, मैं उस मौन में सुनने लगा। 4 खड़क रहे थे और इसी का पहला घंटा सुनकर मालती रुक गई थी। वही 3 बजे वाली बात मैंने फिर देखी, अब की बार और उग्र रूप में। मैंने सुना, मालती एक बिल्कुल अनैच्छिक, अनुभूतिहीन, नीरस यंत्रवत, वह भी थके हुए यंत्र की भांति, स्वर में कह रही है, 4 बज गए, मानो इस अनैच्छिक समय गिनने गिनाने में ही उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता हो, वैसे ही जैसे मोटर का स्पीडमीटर यंत्रवत फासला नापता जाता है और यंत्रवत विश्रांत स्वर में कहता है, किससे, कि मैंने अपने अमित शून्यपद का इतना अंश तय कर लिया। न जाने कब, कैसे मुझे नींद आ गई। तब 6 कभी के बज चुके थे, जब किसी के आने की आहट से मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि महेश्वर लौट आए हैं और उनके साथ ही बिस्तर लिए हुए मेरा कुली। मैं मुंह धोने को पानी मांगने को ही था कि मुझे याद आया, पानी नहीं होगा। मैंने हाथों से मुंह पोंछते पोंछते महेश्वर से पूछा, आपने बड़ी देर की? उन्होंने किंचित ग्लानि भरे स्वर में कहा, हाँ, आज वह गैंग्रीन का ऑपरेशन करना ही पड़ा। एक कराया हूँ, दूसरे को एम्बुलेंस में बड़े अस्पताल भिजवा दिया है। मैंने पूछा, गैंग्रीन कैसे हो गया? एक कांटा चुभा था, उसी से हो गया, बड़े लापरवाह लोग होते हैं यहाँ के। मैंने पूछा, यहाँ आपको केस अच्छे मिल जाते हैं? आय के लिहाज से नहीं, डॉक्टरी के अभ्यास के लिए। बोले, हाँ, मिल ही जाते हैं। यही, हर दूसरे चौथे दिन एक केस आ जाता है, नीचे बड़े अस्पताल में भी। मालती आंगन से ही सुन रही थी, अब आ गई, बोली, हाँ, केस बनाते देर क्या लगती है? कांटा चुभा था, इस पर टांग काटनी पड़े, यह भी कोई डॉक्टरी है? हर दूसरे दिन किसी की टांग, किसी की बाह काट आते हैं, इसी का नाम है अच्छा अभ्यास। महेश्वर हंसे। बोले, न काटे तो उसकी जान गवाए? हाँ। पहले तो दुनिया में कांटे ही नहीं होते होंगे। आज तक तो सुना नहीं था कि कांटों के चुभने से लोग मर जाते हैं। महेश्वर ने उत्तर नहीं दिया, मुस्करा दिए। मालती मेरी ओर देखकर बोली, ऐसे ही होते हैं डॉक्टर, सरकारी अस्पताल है न, क्या परवाह है। मैं तो रोज ही ऐसी बातें सुनती हूँ, अब कोई मरमुर जाए तो ख्याल ही नहीं होता। पहले तो रात रात भर नींद नहीं आया करती थी। तभी आंगन में खुले हुए नल ने कहा, टिप 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 टिप। मालती ने कहा, पानी, और उठकर चली गई। खन खन शब्द से हमने जाना, बर्तन धोए जाने लगे हैं। टिटी महेश्वर की टांगों के सहारे खड़ा मेरी ओर देख रहा था। अब एकाएक उन्हें छोड़कर मालती की ओर खिसकता हुआ चला।
महेश्वर ने कहा, उधर मत जा, और उसे गोद में उठा लिया। वह मचलने और चिल्ला चिल्लाकर रोने लगा। महेश्वर बोले, अब रो रो कर सो जाएगा, तभी घर में चैन पड़ेगी। मैंने पूछा, आप लोग भीतर ही सोते हैं? गर्मी तो बहुत होती है। होने को तो मच्छर भी बहुत होते हैं, पर यह लोहे के पलंग उठाकर बाहर कौन ले जाए? अब की नीचे जाएंगे तो चारपाइयाँ ले आएंगे। फिर कुछ रुककर बोले, अच्छा तो बाहर ही सोएंगे। आपके आने का इतना लाभ ही होगा। टिटी अभी तक रोता ही जा रहा था। महेश्वर ने उसे एक पलंग पर बिठा दिया और पलंग बाहर खींचने लगे। मैंने कहा, मैं मदद करता हूँ, और दूसरी ओर से पलंग उठाकर निकलवा दिए। अब हम तीनों, महेश्वर, टिटी और मैं पलंग पर बैठ गए और वार्तालाप के लिए उपयुक्त विषय न पाकर उस कमी को छुपाने के लिए टिटी से खेलने लगे। बाहर आकर वह कुछ चुप हो गया था, किंतु बीच बीच में जैसे एकाएक कोई भूला हुआ कर्तव्य याद करके रो उठता था और फिर एकदम चुप हो जाता था। और कभी कभी हम हंस पड़ते थे या महेश्वर उसके बारे में कुछ बात कह देते थे। मालती बर्तन धो चुकी थी। जब वह उन्हें लेकर आंगन के एक और रसोई के छप्पर की ओर चली, तब महेश्वर ने कहा, थोड़े से आम लाया हूँ, वे भी धो लेना। कहाँ है? अंगीठी पर रखे हैं, कागज में लिपटे हुए। मालती ने भीतर जाकर आम उठाए और अपने आंचल में डाल लिए। जिस कागज में वे लिपटे हुए थे वह किसी पुराने अखबार का टुकड़ा था। मालती चलती चलती संध्या के उस क्षीण प्रकाश में उसी को पढ़ती जा रही थी। वह नल के पास जाकर खड़ी उसे पढ़ती रही। जब दोनों ओर पढ़ चुकी, तब एक लंबी सांस लेकर उसे फेंक कर आम धोने लगी। मुझे एकाएक याद आया। बहुत दिनों की बात थी, जब हम अभी स्कूल में भर्ती हुए ही थे। जब हमारा सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी विजय थी हाजिरी हो चुकने के बाद चोरी के क्लास से निकल भागना और स्कूल से कुछ दूरी पर आम के बगीचे में पेड़ों में चढ़कर कच्ची आमियाँ तोड़ तोड़ खाना। मुझे याद आया, कभी जब मैं भाग आता था और मालती नहीं आ पाती थी, तब मैं भी खिन्न मन से लौट आया करता था। मालती कुछ नहीं पढ़ती थी, उसके माता पिता तंग थे। एक दिन उसके पिता ने उसे एक पुस्तक लाकर दी और कहा कि इसके 20 पेज रोज पढ़ा करो, हफ्ते भर बाद मैं देखूं कि इसे समाप्त कर चुकी हो, नहीं तो मार मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगा। मालती ने चुपचाप किताब ले ली, पर क्या उसने पढ़ी? वह नित्य ही उसके 10 पन्ने, 20 पेज फाड़ कर फेंक देती, अपने खेल में किसी भांति फर्क न पड़ने देती। जब 8वें दिन उसके पिता ने पूछा, किताब समाप्त कर ली? तो उत्तर दिया, हाँ, कर ली। पिता ने कहा, लाओ मैं प्रश्न पूछूंगा, तो चुप खड़ी रही। पिता ने फिर कहा, तो उद्धत स्वर में बोली, किताब मैंने फाड़कर फेंक दी है, मैं नहीं पढ़ूंगी। उसके बाद वह बहुत पिटी, पर वह अलग बात है। इस समय मैं यही सोच रहा था कि वही उद्धत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत, और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। यह क्या है? तभी महेश्वर ने पूछा, रोटी कब बनेगी? बस अभी बनाती हूँ। पर अब की बार जब मालती रसोई की ओर चली, तब टिटी की कर्तव्य भावना बहुत विस्तीर्ण हो गई। वह मालती की ओर हाथ बढ़ाकर रोने लगा और नहीं माना, नहीं माना। मालती उसे भी गोद में लेकर चली गई। रसोई में बैठकर एक हाथ से उसे थपकने और दूसरे से कई एक छोटे छोटे डिब्बे उठाकर अपने सामने रखने लगी। और हम दोनों चुपचाप रात्रि की और भोजन की और एक दूसरे के कुछ कहने की और न जाने किस किस न्यूनता की पूर्ति की प्रतीक्षा करने लगे। हम भोजन कर चुके थे और बिस्तरों पर लेट गए थे। टिटी सो गया था। मालती पलंग के एक ओर मोमजामा बिछाकर उसे उस पर लिटा गई थी। वह सो गया था, पर नींद में कभी कभी चौंक उठता था। एक बार तो उठकर बैठ भी गया था, पर तुरंत ही लेट गया। मैंने महेश्वर से पूछा, आप तो थके होंगे, सो जाइए। वह बोले, थके तो आप अधिक होंगे, 18 मील पैदल चलकर आए हैं। किंतु उनके स्वर ने मानो जोड़ दिया, थका तो मैं भी हूँ। मैं चुप रहा। थोड़ी देर में किसी अपर संज्ञा ने मुझे बताया, वह ऊँग रहे हैं। तब लगभग 10:30 बजे थे। मालती भोजन कर रही थी। मैं थोड़ी देर मालती की ओर देखता रहा। वह किसी विचार में, यद्यपि बहुत गहरे विचार में नहीं, लीन हुई धीरे धीरे खाना खा रही थी। फिर मैं इधर उधर खिसककर पलंग पर आराम से होकर आकाश की ओर देखने लगा। पूर्णिमा थी। आकाश अनभ्र था।
मैंने देखा, उस सरकारी क्वार्टर की दिन में अत्यंत शुष्क और नीरस लगने वाली स्लेट की छत भी चांदनी में चमक रही है, मानो चंद्रिका उन पर से बहती हुई आ रही हो, झर रही हो। मैंने देखा, पवन में चीड़ के वृक्ष, गर्मी से सूखकर मटमैले हुए चीड़ के वृक्ष, धीरे धीरे गा रहे हैं, कोई राग जो कोमल है, किंतु करुण नहीं, अशांतिमय है, किंतु उद्वेगमय नहीं। मैंने देखा, प्रकाश से धुंधले नीले आकाश के तट पर जो चमगादड़ नीरव उड़ान से चक्कर काट रहे हैं, वे भी सुंदर दिखते हैं। मैंने देखा, दिन भर की तपन, अशांति, थकान, दाह, पहाड़ों में से भाप की नाई उठकर वातावरण में सोए जा रहे हैं, जिसे ग्रहण करने के लिए पर्वत शिशुओं ने अपनी चीड़ वृक्षरूपी भुजाएं आकाश की ओर बढ़ा रखी हैं। पर वह सब मैंने ही देखा, अकेले मैंने। महेश्वर ऊँघ रहे थे और मालती उस समय भोजन से निवृत्त होकर दही जमाने के लिए मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से धो रही थी और कह रही थी, बस अभी छुट्टी हुई जाती है, और मेरे कहने पर कि 11 बजने वाले हैं, धीरे से सिर हिलाकर जता रही थी कि रोज ही इतने बज जाते हैं। मालती ने वह सब कुछ नहीं देखा। मालती का जीवन अपनी रोज की नियत गति से बहा जा रहा था और एक चंद्रमा की चंद्रिका के लिए, एक संसार के सौंदर्य के लिए रुकने को तैयार नहीं था। चांदनी में शिशु कैसा लगता है, इस अलस जिज्ञासा से मैंने टिटी की ओर देखा और वह एकाएक मानो किसी शाश्वत कामना से उठा और खिसककर पलंग से नीचे गिर पड़ा और चिल्ला चिल्लाकर रोने लगा। महेश्वर ने चौंक कर कहा, क्या हुआ? मैं झपटकर उसे उठाने दौड़ा। मालती रसोई से बाहर निकल आई। मैंने उस खट शब्द को याद करके धीरे से करुणाभरे स्वर में कहा, चोट बहुत लग गई बेचारे के। यह सब मानो एक ही क्षण में, एक ही क्रिया की गति में हो गया। मालती ने रोते हुए शिशु को मुझसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, इसके चोटें लगती ही रहती हैं, रोज ही गिर पड़ता है। एक छोटे क्षण भर के लिए मैं स्तब्ध हो गया, फिर एकाएक मेरे मन ने, मेरे समूचे अस्तित्व ने विद्रोह के स्वर में कहा, मेरे मन ने भीतर ही, बाहर एक शब्द भी नहीं निकला, माँ, युवती माँ। यह तुम्हारे हृदय को क्या हो गया है, जो तुम अपने एकमात्र बच्चे के गिरने पर ऐसी बात कह सकती हो, और यह अभी, जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे है? और तब एकाएक मैंने जाना कि वह भावना मिथ्या नहीं है। मैंने देखा कि सचमुच उस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर गई है। उनके जीवन के इस पहले ही यौवन में घुन की तरह लग गई है। उसका इतना अभिन्न अंग हो गई है कि वे उसे पहचानते ही नहीं, उसी की परिधि में घिरे हुए चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मैंने उस छाया को देख भी लिया। इतनी देर में पूर्ववत शांति हो गई थी। महेश्वर फिर लेटकर ऊँघ रहे थे। टिटी मालती के लेटे हुए शरीर से चिपटकर चुप हो गया था, यद्यपि कभी एक आध सिसकी उसके छोटे से शरीर को हिला देती थी। मैं भी अनुभव करने लगा था कि बिस्तर अच्छा सा लग रहा है। मालती चुपचाप ऊपर आकाश में देख रही थी, किंतु क्या चंद्रिका को या तारों को। तभी 11 का घंटा बजा। मैंने अपनी भारी हो रही पलकें उठाकर अकस्मात किसी अस्पष्ट प्रतीक्षा से मालती की ओर देखा। 11 के पहले घंटे की खड़कन के साथ ही मालती की छाती एकाएक फफोले की भांति उठी और धीरे धीरे बैठने लगी, और घंटाध्वनि के कंपन के साथ ही मुख हो जाने वाली आवाज में उसने कहा, 11 बज गए।